हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम देखते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का, जो कि था कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स: रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड एंड डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे अलग अलग फोर्सेस की बात करता है। कोई हमारी कोरियोलिस फोर्स की बात करता है, कोई ग्रेडियंट फोर्स की बात करता है, साथ ही साथ हमारी डेंसिटी की बात हो रही है, जो हमारे करंट की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर एज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। तो इसका कहीं ना कहीं लेना देना इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में नहीं था। तो सिमिलरली आज का चैप्टर है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी सब कुछ समझ में हमें पर्टिकुलरली आ ही जाएगा। तो मैं आपको फटाफट से समझा देती हूँ कि क्या ही प्रोसीजर रहता है और लो और हाई बेल्ट्स जो हैं फॉर्म कैसे होती हैं। तो सनरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है जी, सनरेज डायरेक्टली आ रही हैं। तो सनरेज हमारी जो इक्वेटोरियल रीजन की अगर हम बात करते हैं, वो डायरेक्टली ऑल ओवर द ईयर हम देखते हैं कि यहाँ पे रहती है, ठीक है जी। तो इक्वेटोरियल जो हमारी रीजन है, देन अगेन डायरेक्ट सनराइज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया है ना। लो प्रेशर एरिया क्यों होगा? क्योंकि जो हीट की वजह से जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा एयर में सन, तो लो प्रेशर बेल्ट जो है वो बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाती है। तो सिमिलरली क्या होगा, ये जो एयर राइज अप हुई है ये कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर में जाके ऊपर बढ़ती रहेगी एंड कूल डाउन होती रहेगी। ट्रोपोस्फेयर इसको ट्रैप कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें वाटर कंटेंट, डस्ट पार्टिकल कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो सिमिलरली ये सबसाइड करना शुरू कर देगी टूवर्ड्स द 30 डिग्री, अगर हम बात करते हैं हमारे लैटिट्यूड्स पे, ठीक है जी। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ जाके सबसाइड कर देगी। तो कुछ ऑफ द एयर जो है वो सबसाइड कर जाएगी 30 डिग्रीज पे, ठीक है जी। और बची कुछ ही जो एयर है कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में लेटर ऑन हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो बची हुई एयर है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाई हमारी बेल्ट बना देती है, जिसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो अब तीसरी चीज हमें ध्यान में रखने की बात यह है कि जो हमारे पोल्स की बात करते हैं हम, ठीक है, पोल्स हाई इसलिए हैं क्योंकि जो सन रेज है हमेशा से ही स्लांटिंग में ही रह रही हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, मॉइस्चर वाली होगी और बहुत ज़्यादा डेंस होगी, है ना। तो डेंस होगी तो क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होके क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई एरिया यहाँ पे हमारे पास पोल्स पे रहेंगे। तो अब हम हमारी जो एयर है या जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसकी हमेशा से ये टेंडेंसी रही है कि वो हाई टू लो प्रेशर एरिया में प्रिवेल करना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली जब हम यहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो कन्वेक्शनल करंट्स कहीं ना कहीं फॉर्म होना शुरू हो गए थे, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हमारे पोल्स से ना हाई प्रेशर जो है हमारे विंड्स का, वो उसे फोर्स करता है सिमिलरली कि जो नॉर्थ पोल से साउथ वाली साइड हमारी विंड्स को ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि उसके आसपास वाला एरिया तो ऑब्वियसली अगेन उसी के अकॉर्डिंगली या पोल्स के अकॉर्डिंगली बहुत ही लो लो प्रेशर एरिया है। तो वो लो एरिया वाली साइड पे हमारा जो एयर है वो मूव करना शुरू कर देता है। सिमिलरली साउथ पोल पे वो नॉर्थवर्ड्स मूव करनी शुरू कर देती है हमारी विंड्स। तो ऊपर से हमारी जो सब ट्रॉपिकल हाई एरिया वाली जो हमारी बेल्ट है, वहाँ से भी एयर जो है आसपास वाले एरिया को अगेन सप्लाई करना शुरू कर देती है एयर, और टूवर्ड्स दी साउथ अगर हम कह सकते हैं। तो इस वजह से इन दोनों का आपस में कह सकते हैं होता है टकराव। तो ये मिक्सअप नहीं होती क्योंकि डेंसिटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो डेंसिटी में वेरिएशन है तो ये आपस में एक दूसरे से हो जाती हैं डाइवर्ज, तो आपस में ये मिलती नहीं है। तो ये अगेन क्या होता है, यहाँ से एयर जो है अगेन उठना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, एयर उठना शुरू हो जाती है, यहाँ पे भी एयर उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक लो प्रेशर एरिया जो है हम देखते हैं ये क्रिएट हो जाता है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम फटाफट देख लेते हैं क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है जो हमारे वर्टिकली हम देखते हैं कॉलम ऑफ एयर पे, यहाँ की यानी कि बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की हमारे ऊपर। तो ये अगर हमारा लैंड मास है तो उसके ऊपर वर्टिकल कॉलम में कितना हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, अगेन वर्टिकली अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर है। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टली भी एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, बट ड्यू टू ग्रेविटी या एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर हमें इतना फील नहीं होता, तो वो नियरली नेग्लिजेंट है।
तो वही है हमारे पास। अब हमारे मेन 4 बेल्ट्स हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझा थी, दैट इज इक्वेटोरियल लो, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है। सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्रीज की बात कर रहे हैं हम। तो सब पोलर की बात करते हैं तो 60 to 60 की बात हो रही है। पोलर की बात कर रहे हैं तो पोल्स की बात होगी, ठीक है। और ये प्रेशर बेल्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, आगे पीछे थोड़ी बहुत शिफ्ट में रहती हैं, डिपेंड करता है सन की कितनी ही पोजिशनिंग है, कैसी किस हिसाब से उसकी तरफ से रेज रिसीव कर रहा है हमारी डिफरेंट टाइप्स की बेल्ट्स, ठीक है जी। तो बात करते हैं फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड किस किस के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस पे, फर्स्ट बात है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। ग्रेडियंट यानी कि हमारे स्लोप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, कि जिस हिसाब से स्लोप रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रेशर या हम कह सकते हैं वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ द विंड डिपेंड करती रहेगी। ग्रेडियंट जितना हाई उस हिसाब से हमारी जो डायरेक्शन ऑफ द विंड है अकॉर्डिंगली कम होती रहेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की, कि ग्रेविटी जिस हिसाब से पुल कर रही है हमारी वेलोसिटी या विंड को, उसी के बेसिस पे विंड की डायरेक्शन कम होती रहेगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उस हिसाब से कम है, जैसे हम पोल्स की बात करते हैं, इक्वेटर को कंपेयर करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल वेरी करता है तो उसी के अकॉर्डिंगली विंड की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन वेरी करेगी। सिमिलरली फ्रिक्शनल फोर्स की, तो अगर विंड्स आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है जी, तो वेलोसिटी और डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, और वाइस वर्सा भी होगा। कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं। कोरियोलिस फोर्स में अगेन वही टकराव रहता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम विंड्स को देखते हैं चलते हुए। अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में इक्वेटर के आसपास दोनों साइड से, या साउथ या नॉर्थ साइड से जब हम बात करते हैं, हमारी ट्रेड विंड्स की बात करते हैं या ईस्टर्लीज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटर के अराउंड हमारी विंड्स चल रहे हैं वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी सर्कुलेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि लैटिट्यूड यानी कि हमारे जितने भी, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की बात करते हैं तो पूरे साल वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज हैं। अगर पोल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा पूरे साल स्लांटिंग सनरेज हैं। तो लैटिट्यूड की पोजिशनिंग कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर की हीटिंग के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन से हमारे डे नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसा नहीं रहता कि हर साल या सॉरी हर टाइम पे किसी एक ही पोजीशन को या एक ही जगह को सिर्फ और सिर्फ अर्थ की रेज मिल रही हैं। तो रोटेशन कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन जनरली बनी रहे। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशन की बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट रिएक्ट्स डिफरेंटली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स में अगर बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओशंस, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन चलती रहेगी, कॉन्डेंसेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। सिमिलरली माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट्स फॉलोइंग द अपरेंट पाथ ऑफ द सन, अगेन मैंने कहा था कि कोई भी बेल्ट ऐसे एज सच स्टेबल नहीं है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द पोजिशनिंग ऑफ द सन रेज के किस हिसाब से हमारी सन रेज हमें मिल रही हैं, एंड उसी की वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर बेल्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट इशू कि वो कैसे होंगी, अब ऑब्वियसली सन के ऊपर डिपेंडेंट है जिस हिसाब से प्रेशर बेल्ट्स बनेंगी। तो ये वही एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पहले समझाई थी, इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये बेसिकली मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ये स्लाइड लगाई थी, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकल विंड्स की, कि कुछ विंड्स ऐसी हैं जो लोकली चलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सी ब्रीज की बात करते हैं तो सी ब्रीज जो है वो डे टाइम पे चलती है, ठीक है, क्योंकि डे टाइम पे हम देखते हैं कि हमारा लैंड मास जो है ना वो सी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ज़्यादा गर्म होने के बाद अगेन एयर राइज करेगी हमारे लैंड के ऊपर वाली, तो उस वॉइड को फिल करने के लिए सी की तरफ से जो एयर आएगी वो सी ब्रीज होगी। सिमिलरली बिल्कुल ही उल्टा होगा रात के टाइम पे, यानी कि नाइट के टाइम पे, ठीक है। नाइट टाइम पे हमारा हम देखते हैं कि पानी जो है गर्म भी लेट होता है और ठंडा भी लेट होता है कंपैरेटिवली अगर लैंड की बात करें। तो उसी हिसाब से रात के टाइम पे जब पानी गर्मी या गर्माहट छोड़ेगा, अगेन जो लैंड की तरफ से ब्रीज जाएगी उस वॉइड को फिल करने के लिए सी की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे लैंड ब्रीज, ठीक है जी। बात करते हैं माउंटेन विंड की अगर, तो माउंटेन विंड अगेन स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो दिन के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो स्लोप्स जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो स्लोप्स गर्म होने के बाद क्या होगा, अगेन एयर राइज अप करेगी, तो वैलीज की तरफ से जो विंड चलेगी दिन के टाइम पे वो होगी माउंटेन विंड्स, एंड बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी हमारी वैली विंड, जो रात के टाइम माउंटेन्स से ठंडी हवा आएगी, कंपैरेटिवली वो वैलीज के लिए गर्म रहेगी,
ठीक है जी। तो उस वॉइड को फिल करने के लिए माउंटेन्स की तरफ से जो वैली की तरफ विंड्स जा रही होती हैं, दैट इज अ वैली विंड। तो अब हम एयर मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर मास इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यानी कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारे लैंड के हॉरिजॉन्टल एरियाज में जितनी भी डिफरेंशिएशन आ रही है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर पे, वो हमारे एयर मास को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। ठीक है जी। फ्रंट्स की बात करते हैं, एक ऐसा जोन जहाँ पे हॉट एंड कोल्ड अगर हम कह सकते हैं विंड्स मिली हैं तो उन्हें फ्रंट्स बोलते हैं। सिमिलरली टाइप्स ऑफ फ्रंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेशनरी फ्रंट है कि जब दो फ्रंट्स आपस में मिले हैं या दो तरह की विंड्स आपस में मिल रही हैं, अगर वो एक ही जगह पे मिलकर स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे ही टिकी हुई हैं, तो वो स्टेशनरी फ्रंट है। सिमिलरली अगर कोल्ड फ्रंट या कोल्ड एयर मास मिल रहा है, हॉट की तरफ जा रहा है, तो वो कोल्ड फ्रंट बोलेंगे हम। सिमिलरली बिल्कुल ही उल्टा, अगर वार्म एयर मास घुस जा रहा है कोल्ड एयर मास की तरफ, तो वो वार्म फ्रंट की बात करेंगे। अक्लूडेड की बात करेंगे, जो मास थोड़ा सा अपलिफ्टेड है लैंड से, बिल्कुल लैंड को टच नहीं कर रहा, लैंड के ऊपर वाली साइड से अपलिफ्ट होके या लिफ्ट होके चल रहा है या मूविंग में है, तो दैट इज ऑक्लूडेड टाइप ऑफ फ्रंट। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि जब हमारी कन्वेक्शनल करंट की फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन्स में जो हमारी सब ट्रॉपिकल बेल्ट की फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ पे जिस हिसाब से बारिश बनती है वो होगी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन। तो इन दैट केस जो वहाँ पे हमारे हाई प्रेशर की वजह से जो वॉइड क्रिएट होता है, लो प्रेशर की तरफ जाती हुई ये विंड जो हमारी ईस्टर्लीज जाती हैं, हम कहते हैं कि पोलर एरियाज की तरफ, तो अगेन जो वॉइड क्रिएट होता है उसी के बेसिस पे जो विंड्स पिकअप करते हुए जाती हैं हमारे मॉइस्चर, तो अगेन क्या होता है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम कह सकते हैं कि कोल्ड एंड वार्म करंट्स जो आपस में मिल जाते हैं, तो जो वार्म करंट्स है वो अपर लेयर्स में रह जाते हैं, कोल्ड करंट्स जो हैं लोअर लेयर्स में रह जाते हैं। तो सिमिलरली फॉर्मेशन होती है क्लाउड्स की एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो फॉर्म होते हैं। सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं कि अगेन ये ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं, तो जैसे ही डायरेक्ट सनरेज की वजह से एक वॉइड क्रिएट होता है लेस डेंस एयर की वजह से, तो सिमिलरली आपस में जो उसकी जगह सबसाइड करके ले रही होती है कोल्ड एयर, तो आपस में इन दोनों की मिक्सिंग में क्लाउड फॉर्मेशन होती है एंड सिमिलरली रेनफॉल हो जाती है, उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो ये स्लाइड भी आपकी कन्वीनियंस के लिए है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा खुद से ही। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं कि इंटेंसिफिकेशन क्यों होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, क्योंकि ट्रॉपिक एरिया में रहते हैं, और ट्रॉपिक एरिया में अगर आप कंसिडर करेंगे, मैप को उठा के देखेंगे, तो मैक्सिमम एरिया जो है वो वाटर बॉडीज का ही है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज से ही आप कह सकते हैं मॉइस्चर उन्हें डायरेक्टली मिल जाता है हमारे क्लाउड्स को। ठीक है जी। तो जो हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटेंसिफाई हो जाता है, वो ट्रॉपिकल हमारा स्टॉर्म बन जाता है। सिमिलरली इनकी डिफरेंसेस यही है कि फ्रंटल सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पे है क्लियर फ्रंटल सिस्टम। सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सी ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव भी रहते हैं, रीचिंग द लैंड एंड द डिसिपेट। ठीक है, लैंड पे इनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। सिमिलरली एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है लार्जर एरिया एंड इंक्लूड लैंड ऑल्सो। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल साइक्लोन की लेस कवरेज है एरिया की, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की है लार्ज कवरेज एरिया। सिमिलरली विंड वेलोसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन की बहुत ज़्यादा होती है और बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और वो लेस डिस्ट्रक्टिव है। सिमिलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हैं कि थंडरस्टॉर्म की बात करते हैं। इट इज़ अ वेल ग्रोन cumulonimbus cloud formed due to the intense convection on moist hot day. It is characterized by intense updraft of rising warm air, which causes the clouds to grow bigger and rise greater height. This causes precipitation. Later downdraft brings down to the earth, cool the air and the rain. अब ये देखो, ये बहुत ही सिंपल किया जा सकता है, बट बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है अगेन कि हमारी जो मॉइस्ट हॉट डे पे हमारे कन्वेक्शन करंट की वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्लाउड है हमारा क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, इसकी क्या होगी, इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर की वजह से क्यूमुलोनिम्बस बन गया, जिस वजह से एक बिगर क्लाउड्स बन जाते हैं और ग्रेट हाइट पे पहुंच जाते हैं, जिस वजह से प्रेसिपिटेशन होती है, उनका डाउन ड्राफ्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो डरने की जरूरत नहीं है ऐसी डेफिनेशन से। अब हेल स्टॉर्म की बात करते हैं। व्हेन द क्लाउड एक्सटेंड्स टू हाइट्स वेयर सब
जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स, हेल्स आर फॉर्म्ड। मैंने हेल स्टॉर्म की फॉर्मेशन आपको आगे लेक्चर में भी समझाई है, बट अगेन मैं समझा दूंगी कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के बेसिस में ही हो रही होती है, बट हवा का झोंका या जो कोल्ड एयर है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो अपलिफ्ट कर देती है हमारी रेन को, कि वो ऊपर वापस वाली साइड एंटी ग्रेविटी वाली सिचुएशन में चली जाए। तो वहाँ पे जाकर जो है कूल डाउन हो जाती है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर फॉर 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उस वजह से वो बिलो या फिर हम कह सकते हैं सब जीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, और पानी जो है हमारा फर्दर कंडेंस होके फ्रीज होके बन जाता है हेल स्टॉर्म, जिस वजह से हेल स्टॉर्म की फॉर्मेशन होती है, और वो हैवी होने के कारण वापस से एज अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म हो जाती है। सिमिलरली डस्ट स्टॉर्म की बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन जहाँ पे मॉइस्चर इनसफिशिएंट रहता है तो वो डस्ट स्टॉर्म बन के ही रह जाता है। सिमिलरली टॉर्नेडो की बात करते हैं। सिवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड्स डिसेंड लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद ग्रेट फोर्स with very low pressure at the center, causing massive destruction on its way. Such phenomenon is known as tornado. Tornadoes generally occur in the middle latitudes. ठीक है जी, बहुत सारे थंडरस्टॉर्म्स मिलकर यानी कि बहुत सारे क्लाउड्स और ना हॉट, हम देखते हैं हॉट मॉइस्ट डे बन जाते हैं, आपस में डिसेंड कर देते हैं और विद ग्रेट फोर्स विद लो प्रेशर बन जाता है एट द सेंटर। तो मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड राउंड राउंड स्पायरलिंग वे में घूमना शुरू कर देते हैं एंड फॉर्म्स अ टॉर्नेडो, और मिडिल लैटिट्यूड एरियाज में ये पाए जाते हैं। सिमिलरली वाटर स्प्राउट्स की बात करते हैं। टॉर्नेडो ओवर द सी इज नोन एज अ वाटर स्प्राउट। तो इतने कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन ये नहीं है, तो इसे आप एक बार रीड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही फिलहाल। द क्वेश्चन इज normally the temperature decreases with the increase in height from the earth's surface because first the atmosphere can be heated upward only from the earth's surface, second there is more moisture in the upper atmosphere, third the air is less dense in the upper atmosphere। तो चूज कीजिएगा बिल्कुल करेक्ट वाला जो ऑप्शन है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, विल ट्राई एंड आंसर दैट। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।